जून 2026 अगर आप टारगेट कर रहे हैं फॉर सीएमए इंटर, चाहे आप सीएमए फाउंडेशन अभी देकर आए हैं और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं मे बी आफ्टर योर ग्रेजुएशन, इवन इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, कभी लॉ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दिस सीरीज इज़ फॉर यू। यस, सो बेसिकली जैसे कि हमने वादा किया था, अर्ली बर्ड पावर स्टार्ट लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जिससे आप अपनी सब्जेक्ट्स की जड़ें मजबूत लेकर आएंगे, जिसमें आज पहला सेशन मेरा है। आपका पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स मैं पढ़ाती हूँ, और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कानून की कहानी। आज हम लॉ क्या है उससे रूबरू होंगे, हमारा सिलेबस कैसे फाउंडेशन से अलग है, और जो बच्चे डायरेक्ट इंटर में आए हैं उनको ये समझ में आएगा कि हमारा सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, क्या वेटेज है, कैसे कवरेज करेंगे। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट योर पेपर नंबर 5 दैट इज बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। सीएमए इंटर का सिलेबस क्या है, फाउंडेशन से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में बताऊंगी जो बच्चे फाउंडेशन से देकर आएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ चैप्टर्स सेम हो। मतलब बेसिकली 3 एक्ट्स आपके फाउंडेशन जैसे हैं आउट ऑफ द टोटल 13 चैप्टर्स दैट वी हैव, राइट। तो आप वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करते हुए लेकर आ सकते हैं। और जो बच्चे ग्रेजुएशन लेते हैं, आपने बीकॉम ऑनर्स में कभी लॉ पढ़ा है, तो आप लोगों ने भी ये 3 एक्ट्स पढ़े होंगे, ओके। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कभी आपने लॉ नहीं पढ़ा, घबराने की आपको भी बात नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करूँगी, ताकि आप अपने दिल में, अपने दिमाग में इस कानून की कहानी को जड़ें मजबूत करते हुए उतार पाए, और फिर इसी के ऊपर हम बिल्ड करेंगे। यस, आई विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड क्या वेटेज है, कैसे कवरेज होता है, कैसे एग्जाम बनता है, और आपकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कैसे मैं आपको हैंड होल्डिंग दूंगी, एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, बिकॉज इट इज़ टू वे, राइट। क्योंकि अगर मैंने पढ़ा दिया सब कुछ और आपने नहीं पढ़ा, रिवाइज नहीं किया, थोड़ा जो बहुत मैंने आपको होमवर्क दिया वो नहीं किया, तो मेरे बेटे अब ये समझिए आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आ चुके हैं। यहाँ पर वो ज़माना गया जहाँ सिर्फ स्पून फीडिंग से काम चल रहा है, और मैं कह रही हूँ मैं स्पून फीडिंग कर भी दूंगी। चबाना तो आपको ही पड़ेगा ना, चू तो आपको ही करना पड़ेगा, गल्प तो आपको ही करना पड़ेगा, उसे प्रोसेस करने के लिए एक्सरसाइज तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। तो मेरे बेटे, क्या आप मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और क्या मैं आपको देने वाली हूँ इस पूरे लॉ की जर्नी में। बिकॉज देखिए, मैं आपके साथ 3 सेशंस करने वाली हूँ इस कानून की कहानी, इस अर्ली बर्ड पावर स्टार्ट के अंदर। यस, एंड वंस योर रिजल्ट इज आउट, वंस यू हैव मेड अप योर माइंड, ऑफ कोर्स देन यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन द बैचेस, राइट। चलो आओ शुरू करते हैं। बिफोर आई गेट गोइंग विद व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि हम ये सब कुछ कवर करेंगे, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस यू टू माई सेल्फ टू, है ना। कुछ बच्चे आप में से शायद मुझे जानते होंगे, फाउंडेशन में पढ़े होंगे, इंटर में भी हो सकता है आपने ग्रुप 2 की तैयारी मेरे साथ करी हो यूट्यूब पे, या इन एट वेरियस प्लेटफॉर्म दैट यू नो वेर यू आर एबल टू अवेल माई क्लासेस। बट जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, नो, फॉर देम टू अंडरस्टैंड दैट दे आर इन सेफ हैंड्स, लेट मी ऑल्सो शेयर माई क्रेडिबिलिटी विद यू। माई नेम इज CMA दिशा दुआ, आई एम अ क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आई बिकेम CMA इन December 2013, तो आपसे थोड़ी सी बड़ी हूँ मैं। येस, आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 91 इन माई CMA इंटर। आई हैव डन माई MCom into इंटरनेशनल बिजनेस एंड फिनेंस। आई हैव डन माई BCom ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। रेगुलर कॉलेज से पढ़ी मैं, रामलाल आनंद कॉलेज से पढ़ाई करी है मैंने, और साइमल्टेनियसली मैं CMA कर रही थी। एंड आई एम ऑल्सो CS एग्जीक्यूटिव क्वालिफाइड। यस, तो घबराइए नहीं, मैंने खूब पढ़ाई करी है, खूब बच्चों को पढ़ाया भी है, और जिस रास्ते पे मैं चल के आई हूँ उसी रास्ते पे चलने में मैं आपकी मदद करूँगी, ठीक है। मेरे पास 12 to 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। सो बेसिकली मैंने पहली बार अपनी आर्टिकलशिप, अपना इंटर्नशिप जो आप कहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वो स्टार्ट करी थी 2012 में, और मैं कैंपस प्लेसमेंट हुआ 2014 में, जब दिसंबर 13 में एग्ज़ाम देके 14 फरवरी में हमारा रिजल्ट आया। देन आई वाज प्लेस्ड थ्रू कैंपस इन वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनी। देन आई मूव टू डेट सिंडिकेशन, बेसिकली इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सीनियर मैनेजर थी, और वहाँ थोड़ा साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई कराती रहती थी। वो तो मैं कॉलेज डे से अपने जूनियर्स को, अपने साथ वाले बच्चों को पढ़ाती थी। बट देन फाइनली माई कॉलिंग केम इन 2017 एंड आई फुल फ्लेजेडली बिकेम अ टीचर।
तो पहले फिजिकली पढ़ाते थे, देन फिर ऑनलाइन की कहानी आ गई, कोविड आ गया, एंड देन नो द स्टोरी कंटिन्यूड. सो आई हैव बीन टीचिंग टू class 11 12 students. I have taught to CA, CMA, CS students. I have also taught to bankers promotion exams के लिए, और law, finance, ऑडिट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं, है ना. तो मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स टीच करती हूँ आपको. आप लॉ पढ़ते हैं मेरे साथ फाउंडेशन में, इंटर में, और जल्दी फाइनल में भी पढ़ेंगे. आप मेरे साथ ऑडिट पढ़ते हैं CMA इंटर ग्रुप 2 में. यू ऑल्सो स्टडी SM विद मी. तो ये 3 सब्जेक्ट्स कोर मेजरली आप CMA में मेरे साथ पढ़ने वाले हैं. तो जो थियरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी, जो बच्चों को डर लगता है थियरी से, वो डर में हटाने आने वाली हूँ. और जो बच्चों को थियरी पसंद है, उस पसंद को महापसंद और उस पसंद के लेवल को बढ़ाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं. यस, सो लेवल्स आई टीच, लाइक आई टोल्ड यू, आई हैव बीन टीचिंग इन फाउंडेशन. फाउंडेशन में आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़ाई कर रहे होंगे. अभी आप इंटर में दोनों ग्रुप्स में मेरे साथ पढ़ते हैं, ग्रुप 1 में भी, ग्रुप 2 में भी, और फाइनल में अभी नहीं है हम, बट जल्द ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं क्लासेस. ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारे किस तरीके से डिफरेंट है, नो हाउ डिफरेंट योर फाउंडेशन इज फ्रॉम इंटर रिजल्ट. देखिए समझिए, जो फाउंडेशन का रिजल्ट है ना, इट इज ऑलमोस्ट 50% और इवन मोर अ लॉट ऑफ टाइम्स, है ना. मतलब 100 बच्चों ने पेपर दिया तो 50 तो कम से कम बच्चे पास हो ही जाते हैं. बट जैसे हम इंटर में जाते हैं और MCQ पेपर रहता है आपका फाउंडेशन में, CMA फाउंडेशन में, इंटर में MCQs आते हैं बस 15 क्वेश्चन MCQs आते हैं. मतलब 30 नंबर का पेपर MCQ है, बट बाकी 70 नंबर का पेपर आपका सब्जेक्टिव रहता है. वहाँ पर आपको लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं. अभी मैं करंट ट्रेंड बताऊँ तो 7-7 नंबर के क्वेश्चन हमारे से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. ओके, तो अगर अब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट ओनली व्हेन वी नो फैक्ट्स वी आर एबल टू मूव फॉरवर्ड, राइट. मतलब सिर्फ 10.62% बच्चे पास हुए थे, एंड दिस इज जून 2025 का डेटा. अब गूगल पे लिखोगे ना जून 2025 पासिंग परसेंटेज, तो आपको ये परसेंटेज मैंने अपने पास से नहीं दिया है. दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग ऑन इंटरनेट, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ICMI की. यस, सिर्फ 2864 बच्चे पास हुए थे. ग्रुप 2 की कंपैरेटिवली परसेंटेज ज़्यादा रही, और जिन्होंने दोनों ग्रुप्स दिए, है ना, पास इन ईदर ऑफ द ग्रुप, दोनों ग्रुप दिए थे, बट कम से कम एक ग्रुप में तो पास हो गए, वो थे 8.64%, और दोनों ग्रुप्स दिए, दोनों ग्रुप्स पास हो गए. सी वो द काइंड ऑफ परसेंटेज, 100 में से सिर्फ 13-14 बच्चे पास होते हैं, दोनों ग्रुप्स. और एक ग्रुप जो दे रहा है वो तो देखिए, ग्रुप 2 की कंपैरेटिवली परसेंटेज ज़्यादा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप 1 पहले देना चाहिए. और इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए सेपरेटली बनाऊंगी कि आपको ग्रुप 1 देना चाहिए पहले, कि ग्रुप 2 देना चाहिए, कि दोनों ग्रुप देना चाहिए. ठीक है, तो आप देखिए कितने बच्चे सक्सेसफुल रिजल्ट लेकर आ पाए जून 2025 में. हमारा क्योंकि दिसंबर 25 का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बारे में भी जब एज टाइम कम्स विल टॉक अबाउट इट. तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो एग्ज़ाम में हो जाती है गड़बड़. मैं अगर अब दिसंबर 25 का एग्ज़ाम का बात करूँ, इंस्टीट्यूट ना कभी कभी हमें धप्पा दे देता है. मेजॉरिटी क्वेश्चन तो हमारे पढ़े हुए आते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूट ने में दे रखे हैं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी, बट कोई कोई क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट सारे पेपर्स में, नॉट ओनली अबाउट लॉ बट ऑल योर सब्जेक्ट्स, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो कहेंगे अरे भाई इस पे तो सिर्फ एक पैराग्राफ पे बात हो रखी है, इतना बड़ा 7 नंबर का क्वेश्चन का क्यों दे दिया. जैसे कि मैनेजोरियल पर्सन, एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट इस बार दिसंबर 2025 में. उसके अंदर बस इतना सा पैराग्राफ दे रखा है, 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है. तो अगर आपने मेरे साथ क्लासेस पढ़ी हैं और अगर आपने खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सेशन भी यूट्यूब पे देखा है, तो मैंने वहाँ बोला है कि KNP इम्पॉर्टेंट है. वहाँ से अगर हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी ली हुई थी तो हम आंसर लिख पाएंगे, समझ रहे हैं. तो एक एक्स्ट्रा एज क्रिएट कर पाते हैं आप जब आपने अपने फाउंडेशन मजबूत कर रखे होते हैं. नाउ व्हेन आई एम सेइंग फाउंडेशन, नॉट रेफरिंग टू CMA फाउंडेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट जो आपके बेसिक्स है वो क्लियर है. तो ठीक है, तो आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है फाउंडेशन से. अगर मैं इंटर में जाती हूँ, हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या है मेरे बेटे, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में, अगर मैं पेपर नंबर 5 जो आपका मेरे साथ आप पढ़ने वाले हो इंटर 1 में, अगर मैं बात करती हूँ तो इंडिविजुअली 40 नंबर लाने हैं. इसी तरीके से पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, ठीक है. बट हर पेपर में मिनिमम 40% लाने हैं, मिनिमम.
बट ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज आपकी लानी चाहिए वो है 50%। अगर आप 50% ओवरऑल नहीं लेकर आए हैं तो चाहे आप इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट्स में पास भी हो गए हैं, इवन देन यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई योर ग्रुप 1 और या ग्रुप 2 फॉर दैट मैटर, ऐसी फाइनल या ग्रुप 3 ग्रुप 4, मतलब हैंस फोर्थ आपको हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर। वैसे आपने फाउंडेशन में भी यही क्राइटेरिया था, या वहाँ पर भी आपको 40-40 लाने थे और 50 ओवरऑल लाने थे। यहाँ पर क्योंकि खाली एमसीक्यूज नहीं होते हैं तो ऑफ कोर्स आपको जो लिखने की कहानी क्लास 12 तक थी वापस आ गई, अगर आप फाउंडेशन से आ रहे हैं। और अगर आप किसी और रूट से आ रहे हैं तो आपको पता है सब्जेक्टिव पेपर में लिखना होता है। ओके, किस किस तरीके के लॉ हमारे सिलेबस में, इन आर सिलेबस कौन कौन से तरीके के लॉ हैं, ठीक है। तो हमारे पास है बिजनेस लॉज। इन बिजनेस लॉज में से 2-3 एक्ट्स आप पहले ही फाउंडेशन में पढ़कर आए हैं, और इनमें से कुछ लॉज हो सकता है नो मोर देन 3 ऑल्सो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी। अगर आप ग्रेजुएशन करके आए हैं तो वहाँ से आप रूबरू हुए होंगे। यहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग ज़्यादा है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका ज़्यादा है। ओके, देन वी हैव बिजनेस लॉज के बाद हमारे पास है इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ की जो वेटेज है हमारे पास, है ना, वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली कम है, बट ये मुझे लगता है ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं आप फ्यूचर में व्हेन वंस यू बिकम अ सीएमए, अब या तो आप अपना जॉब कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो या खुद का हो सकता है आपने बिजनेस सेटअप किया। हम आत्मनिर्भर भारत में रहते हैं। अब ये देखिए, जब आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, लेट्स से एक फैक्ट्री डाल रहे हैं, कारखाना बना रहे हैं, तो वो आप कैसे बनाओगे, वो कारखाना चलेगा कैसे, फैक्ट्रीज एक्ट इसको गवर्न करती है, कैसे लोग एम्प्लॉय होंगे, उनको क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उसके बारे में हम ईपीएफ में बात करते हैं, ग्रेच्युटी में बात करते हैं। बिजनेस लॉज में ऐसी बातचीत आती है जैसे अगर मैंने आपके साथ वादा किया कोई और वो नहीं निभाया तो उस पर क्या कंसिक्वेंसेस हैं। इसी तरीके से इट इज़ वाइस वर्सा, अगर मैंने आपको कुछ सामान बेचा, कोई चेक काट के दिया, ऐसे 2 लोगों ने मिलके कहा कि चलो साथ मिलके बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं बिजनेस के एंगल में आ जा रहा है और बिजनेस लॉज इसको कवर करता है। इंडस्ट्रियल लॉ में सिलेबस से तो मैं आपको रूबरू कराऊंगी, बट आप ये समझिए कि आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है एज CMAs इस सब्जेक्ट पे, इस पॉइंटर पे, इन टॉपिक्स पे अपने आप को मुकम्मल बनाना। यस, देन वी ऑल्सो हैव कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में हमारे पास मेजरली एक एक्ट है जो इस बार हमारे सिलेबस में, फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है आपने, बट इंटर में बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, जो कि है कंपनीज एक्ट, जिसका और एडवांस लेवल आप पढ़ते हैं CMA फाइनल के अंदर। ठीक है, जब CMA फाइनल जाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी हम बात करते हैं कि कंपनी कैसे बनती है। हम ये तो समझते हैं कि दे आर वेरियस काइंड ऑफ एंटिटीज़। क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ में आपने पढ़ा है पार्टनरशिप है, LLP है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और कंपनीज है। बट कंपनीज को चलाने का तरीका, कंपनीज कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे बंद होती है, कानून की नज़रों में कैसे कंपनी अलग है, कंपनी को चलाने वाले लोग अलग हैं, ये सारी बातें और इसकी और ज़्यादा डिटेल्स हमारे को कमर्शियल लॉ में दी हुई है। और हमारे पास एक और सेक्शन है, बट दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ। ये 3 लॉज मेजरली, ये 3 एंगल्स, 3 टाइप्स ऑफ लॉज आपके पास हमारे सिलेबस में इन CMA इंटर है। ठीक है, अगर आपको CMA फाउंडेशन का सब्जेक्ट नाम था, वो था फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन। वहाँ पे फंडामेंटल सिर्फ बिजनेस लॉज के थे, वहाँ आपने कमर्शियल लॉ नहीं पढ़ा था, वहाँ आपने इंडस्ट्रियल लॉ नहीं पढ़ा था। बिजनेस लॉ का भी बस बेसिक पार्ट था। अब इसका एडवांस वर्जन हम पढ़ने वाले हैं। यस, तो हमारा सिलेबस क्या है, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मेरे बेटे, हमारा जो बिजनेस लॉज एंड एथिक्स पेपर नंबर 5 है, उसका सिलेबस है सेक्शन 4 सेक्शन में हमारे पास ये हमारा सिलेबस बटा हुआ है। ओके, सेक्शन A इज अबाउट commercial laws. Yes, so I think I wrote commercial law here. commercial law जो आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है हमारे पास कॉर्पोरेट लॉ है कंपनीज एक्ट के अंदर। यस, इट इज कॉर्पोरेट। कमर्शियल में ना एक्चुअली बिजनेस लॉज में आपके पास जैसे सेल्स हो गया, सामान खरीदना बेचना हो गया, चेक काटना हो गया, इसके अलावा कमर्शियल्स में आपके पास पार्टनरशिप LLP आ जाता है, जो हमारे सिलेबस में हमारे पास ये बिजनेस लॉज का ही पार्ट है। जहाँ हम फर्स्ट बातचीत करते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया।
इस चैप्टर से ना, मतलब मैं कहती हूँ ये चैप्टर हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल सा है, बट मुझे लगता है काफ़ी रेलेवेंट भी है। इट्स अ गुड डिसीजन दैट आवर इंस्टीट्यूट हैज़ टेकन। इसका वेटेज 5% है, और एग्जाम में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, लॉट ऑफ, सिंस अगर 5 साल का पेपर उठा के चलते हो तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बना भी नहीं है, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं जनरली, बट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो हर एक 2 नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना, अपने 40 नंबर तक जाने के लिए, अपनी 50% एग्रीगेट लाने के लिए, और हम खाली पास होने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं। नॉलेज तो एक बात है, बट येस, CMA इंटर ग्रुप 1 क्लियर करना इज ऑल्सो आर टारगेट इन अपकमिंग जून 2026 अटेम्प्ट, राइट। तो वहाँ पर एग्जाम का फाउंडेशन तो क्लियर करना है हमारे को, कंसेप्ट का फाउंडेशन, बट एग्जाम के लिए भी तो रेडी होना है ना, तो उस एंगल से हमारे को स्मार्टली पढ़ना होगा। हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो 10% वेटेज कैरी करता है, आप लगा के चलिए यहाँ से 1 से 2 MCQ बनते हैं, और 2 बड़े क्वेश्चन तो 100% बनते हैं, मतलब 7-7 नंबर के क्वेश्चन तो पक्का हमारे को दिखे है। क्वेश्चन नंबर 2 का A और क्वेश्चन नंबर 2 का B हमारे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से दिखा है, बट अ लॉट ऑफ टाइम जो केस बेस्ड क्वेश्चन आता है वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ जाता है। तो आप लास्ट 2 पेपर उठा के देख लीजिए, 2000 दिसंबर 25 और जून 25, दोनों में ही जो 8 का A है, तो बेसिकली आपका पेपर का पैटर्न क्या रहता है उससे मैं बताऊंगी आप कैसे रहता है, बट आप ये समझिए कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और सिर्फ ये तो जो दे रखा है ना, मैं कहती हूँ इंडिकेटिव है, 100% ये परसेंटेजेस फॉलो नहीं होती हैं। ओके, एग्जाम में 100% ये परसेंटेजेस फॉलो नहीं होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर आप लगा के चल सकते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 5% वेटेज कैरी करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 5% वेटेज कैरी करता है। ये दोनों चैप्टर्स मिला के, जो कि समंदर है अपने आप में चैप्टर्स, LLP तो बहुत ही बड़ा है, बट ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर 5% वेटेज कैरी करते हैं। ओके, तो अब आप कहेंगे कि मैम फिर 5 नंबर क्वेश्चन आता होगा यहाँ से। नहीं मेरे बेटे, पेपर बनता है 128 नंबर का। वो कैसे, उसके बारे में जस्ट इन नेक्स्ट 2 मिनट्स बताऊंगी, एक बार ये कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, मेरे पास इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्रीज एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है। ये चारों चैप्टर्स मिलाकर 10% वेटेज कैरी करते हैं। एग्जाम वाइज बोलती हो तो यस, परसेंटेज कंपैरेटिवली कम है, बट जैसे कि मैंने बताया 100% परसेंटेजेस फॉलो नहीं होती, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो तो है ही, बट ये चैप्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फ्यूचर में जॉब करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। अगर बिजनेस करते हैं तो जैसे मैंने बताया, आपको बिजनेस सेटअप करना है, फैक्ट्री लगानी है, उसमें लोगों को क्या बेनिफिट देने हैं, ग्रेचुटी कैसे देनी है, इंश्योरेंस कैसे कवरेज होता है, ये सारी बातचीतें आप पढ़ रखी होगी तो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। यस, एंड कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019, ये खाली एक छोटा सा एक्ट है और 5% वेटेज कैरी करता है। 7 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन तो बनता ही, हो सकता है एक छोटा 2 नंबर क्वेश्चन भी बन लिया जब पूछ लिया जाए तो अच्छा, एग्जाम में काफ़ी वेटेज रखता है ना। एग्जाम में जो चैप्टर्स पक्का से क्वेश्चंस बनते हैं बड़े, एक वो ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस पक्का यहाँ से बनते हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी जगह से नहीं आएंगे। नेगोशिएबल से आता है, कभी नहीं आता। लास्ट 2 अटेम्प्ट से हमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं दिखाई दिए हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन छोटे दिए हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन दिखे हैं। इन दोनों में से कोई एक ही चैप्टर से जनरली में बड़ा क्वेश्चन दिखा है, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि दोनों चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बड़ा 2-3 MCQs यहाँ से आ गए हैं। ओके, एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि पक्का से तो जिनके आगे स्टार लगा है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन, मतलब 7 नंबर वाले क्वेश्चन जो ट्रेंड अभी हमारा इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है वहाँ से दिखाई देते हैं। कंपनीज एक्ट से आपको 5 क्वेश्चन 7 नंबर के दिखाई देते हैं, अपार्ट फ्रॉम MCQs 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द इंस्टीट्यूट। और एग्जाम से पहले हमारे पास इंस्टीट्यूट एक MQP मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 सेट्स रिलीज करता है, सेट 1 एंड सेट 2। जो लोग ग्रुप जो फाउंडेशन देकर आए हैं और उन्होंने मेरे साथ CMA सारथी यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ कनेक्टेड है, उन्होंने वहाँ पर भी इस बारे में बातचीत करी है, ठीक है। कंपनीज एक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और इसको बच्चे सोचते हैं कि इतना बड़ा है, इतने दिन तो मैं यही चैप्टर करने में लग जाएंगे, तो इसे एंड में देखेंगे। जब भी हम ये गलती करते हैं तो हमारे साथ हो जाती है गड़बड़। कोशिश ये करनी चाहिए कि कंपनीज एक्ट को आप स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग पकड़ते हुए लेकर चलो। ओके, एंड देन यू हैव वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक, और इस टॉपिक
काफ़ी स्कोरिंग भी है और 15% वेटेज कैरी करता है, जो कि बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये बात मैं आपसे वादा करती हूँ, जो बच्चे मेरे साथ क्लास में चैप्टर्स पढ़ेंगे, है ना, ऑफ कोर्स सारे पढ़ेंगे, बट ये पर्टिकुलरली आप मेरे साथ पढ़ाई करते हैं तो मैं मेजॉरिटी टॉपिक आपको क्लास में ही याद करा दूंगी। ठीक है, तो हमारा सिलेबस है कैसे बनता है पेपर। अगर मैं देखिए, मैंने दिसंबर 2025 का ही आपको पेपर दिखाया है। 3 घंटे हमारे को मिलते हैं, 100 नंबर का पेपर रहता है। मैम अभी तो आप 128 कह रहे थे बेटे, पेपर 128 नंबर में से जो परसेंटेज दे रखी है वो है, हमारे को अटेम्प्ट 100 नंबर का करना होता है, मतलब बेसिकली ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। सो इफ़ यू सी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो है कंपलसरी, जहाँ हमारे पास 15 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स ईच। ये MCQs हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 1 से लेकर 15 पार्ट तक है, जिसकी वजह से यहाँ से हमारे पास 30 नंबर का पेपर रेडी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कोई से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। एनी 5 क्वेश्चन यू हैव टू डू, मतलब आप 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, इस तरीके से रहता है। और कैसे बनता है क्वेश्चन पेपर इन जनरल मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देती हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो MCQ है, मैंने आपको बता दिया। 15 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। जो क्वेश्चन नंबर 2 का A है और B है, क्वेश्चन नंबर 3 का A और B है, क्वेश्चन नंबर 4 का A और B है, क्वेश्चन नंबर 5 का A और B है, क्वेश्चन नंबर 6 का A और B है, क्वेश्चन नंबर 7 का A और B है, क्वेश्चन नंबर 8 का A और B है। तो आपको कोई से भी, मतलब ऑफ कोर्स दोनों पार्ट साथ करने हुए, कोई से भी एनी 5 क्वेश्चन यू कैन डू। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ से दोनों ही आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आते हैं। ये क्वेश्चंस डिपेंड कर सकते हैं कहाँ से आ रहा है। सोगा से जनरली रहता है ये हो सकता है NI एक्ट से पूछ लिया जाए, हो सकता है LLP से पूछ लिया जाए, हो सकता है पार्टनरशिप से पूछ लिया जाए। ये दोनों आपके इंडस्ट्रियल लॉ से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आप लगा दीजिए कोड ऑन वेजेस से ही आने वाला है, और दूसरा क्वेश्चन जो है बाकी 4 चैप्टर्स में से कहीं से भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5A 5B दोनों कंपनीज एक्ट से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A 6B दोनों कंपनीज एक्ट से आते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7A बिजनेस एथिक्स से आते हैं दोनों ही क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8A और 8B डिपेंड कर सकता है, B तो है का ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 जनरली जो आपका रहता है वो केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, और जो क्वेश्चन नंबर B रहता है वो तो कंपनीज एक्ट से रहता है 8B। बट 8A हमारे को लास्ट 2 अटेम्प्ट से कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से दिख रहा है। ठीक है, बट ऐसा पास्ट ईयर्स में हमारे को दिखा है, यहाँ से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केस बेस। मतलब अगर जो दोनों 2025 के दोनों अटेम्प्ट बोलूँ तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आया, बट दिसंबर 2024 बोलती हूँ तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से केस बेस क्वेश्चन आया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। जब हम पढ़ते रहेंगे आगे आगे आप बहुत अच्छे से समझते जाएंगे। बट सिंस हेयर आई हैव कम हेयर नोट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट द सब्जेक्ट, किस तरह से पेपर बनता है, कैसे डिफरेंट है फाउंडेशन से, और कहीं से भी किसी रूट से आप आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है। इसलिए हमारे पास देखिए ये तो 30 नंबर का क्वेश्चन बना, और अगर क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 बोलती हूँ तो ये बनता है 98 मार्क्स का पेपर, जिसमें से आपको कितने नंबर क्वेश्चन पेपर करना होता है, 70 मार्क्स का पेपर करना होता है। जिसमें से आपको 70 मार्क्स का पेपर करना होता है। 14x2 है ना, 14x2, क्योंकि ये 7 और 7 नंबर का हो तो 14 मार्क्स का पेपर रेडी हुआ ना, एक क्वेश्चन हुआ, तो 14x2 आपको ये यू कैन लीव दिस। स्मार्टली पढ़ाई करेंगे स्टार्टिंग से ही। ये नहीं कि मैम हम तो ऐसा करते हैं ये चैप्टर करके नहीं जाते, सोगा वाले करके नहीं जाते। मेरे बेटे क्या पता है इजी क्वेश्चन आ जाए, कहीं और क्वेश्चन में आप फंस गए, ये पढ़ के सब कुछ जाएंगे। और इसी यही फ़ायदा होता है टाइमली सिलेबस स्टार्ट करने का। जब हम लेट सिलेबस शुरू करते हैं, देर से पढ़ाई करनी शुरू करते हैं, तो फिर तो हमें छोड़ना ही पड़ता है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि 4 महीने तो आपको सिलेबस ख़त्म करने में लग जाते हैं। फिर 1-1.5 महीना आप रिविजन करेंगे, और कम से कम 3 बार आपको रिविजन करनी चाहिए। मेरे साथ आप किस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे आज आपने जो पढ़ाई करी उसका रिविजन पहले नेक्स्ट सेशन में होगा, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो एक बार रिवीजन तो आपका मेरे साथ हो जाएगा, और आई होप कि आप साथ साथ भी खुद भी थोड़ा सा एफर्ट पोस्ट द सेशन दिया करेंगे, स्पेशली जो टॉपिक्स मैं आपको बोल रही हूँ। एटलीस्ट नज़र तो गुजारेंगे ना, पलकों से तो गुजारेंगे, ऐसे ऐसे पेज तो पलटेंगे जो आप मेरे साथ पढ़ाई करें एक दिन में। फिर हम जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारे को 2 बार रिवीजन करना है। आप मेरे साथ मैराथन्स करेंगे, आप मेरे साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ MQPs करेंगे। लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशंस हम एग्जाम के टाइम पे लेके आते हैं, बट उससे पहले अपने कंसेप्ट तो हमारे को बिल्ड करने होंगे। ओके, और मेरे पढ़ाने का सिंपल तरीका रहेगा,
ठीक है। लॉ की भाषा ना कुछ जैसे आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर आपने let me tell you about one of the stories. So one of my friends, okay, वो गया गोवा में, गोवा गया और वहाँ पर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में गया और उसने मेन्यू देखा, डांस कर रहा था, क्लबिंग भी हो रही थी, तो उसने मेन्यू देखा, उसको कुछ पीना था, नो सम कॉकटेल, नो नॉट कॉकटेल, सम मॉकटेल में भी, ठीक है, हम वर्जिन मोहितो पीते हैं। अब वर्जिन मोहितो का प्राइस था 400 समथिंग प्लस जीएसटी, नो टैक्सेस भी लग जाएंगे। और क्या है ये, अलग से वेटर से पानी मंगाया, चीनी मंगाई, नींबू मंगाया और नमक तो टेबल पर होता ही है, सॉल्ट सेलर से डाला, उसे मिला लिया और पी लिया। क्या है ये, यही तो वर्जिन मोहितो है, नींबू पानी ही तो वर्जिन मोहितो है। तो जो लॉ की लैंग्वेज है, जो लॉ की लैंग्वेज है वो तो ऑफ कोर्स हमको पढ़नी है, वो हम पढ़ेंगे, जो हमारा लॉ बोल रहा है वो तो हम पढ़ेंगे, बट समझने के लिए अगर हम इस तरीके से समझ लें तो क्या चीज़ है, आसान होगी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि फिर तो लैंग्वेज है, अगर हमें समझ में आ गया फिर तो लैंग्वेज है। हिंदी की भाषा या जो भी भाषा आपको बेस्ट तरीके से समझ आती है, वो भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आंसर लिखना है, और इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, व्हाट इज लॉ। लॉ ये कानून की कहानी है ही क्या मेरे बेटे। अब यहाँ पर आपको एक रानी दिख रही है, ऐसी आप सब लोग राजा रानी हैं अपनी ज़िंदगी के। ये समझिए कि अगर हम कहें कि मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे अपने स्टाइल से जीऊँगी, माँ लाइफ माँ रोज़, मैं अपने तरीके से जीऊँगा, नोबडी कैन टेल मी सम रूल बुक, तो क्या होगा। खाली एक जना अपनी मर्जी तानाशाही, किसी का खून करने का मन कर रहा है कर दो, किसी को उठाने का मन कर रहा है कर लो, हाँ हमारे को जल्दी जाना है तो हम किसी की गाड़ी ठोक के आगे चले जा रहे हैं, हमारी मर्जी है। अगर ऐसे चलेगा, ये तो मैं इंडिविजुअल लेवल बोल रही हूँ, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ आबादी देखो, एंड दिस इज़ अ डेटा कमिंग फ्रॉम 2020, अगर मैं रीसेंट डेटा डालूंगी तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा ही होने वाला है, जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, एंड वी लिव इन अ सेकुलर कंट्री, जहाँ नो धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। अगर सब लोग अपनी मर्जी चलाने लग गए तो ये देश का क्या हाल होगा। प्रॉब्लम है ना ये, हाँ, सब लोग अपने अपने लिए करने लगे तो मैं रूल बुक की तो रिक्वायरमेंट है, बट ये रूल बुक कैसे बनेगी उसके बारे में बातचीत करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हमारे पास पहले सती प्रथा थी बट ये अबॉलिश हो गया, चाइल्ड मैरिज भी अबॉलिश हो गया, अब डाउरी सिस्टम भी इज़ नो मोर। तो बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं बट उन्हें जिनको चेंज करने की ज़रूरत है। नई प्रॉब्लम्स आई, जैसे साइबर क्राइम नई प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए एक्ट लाना पड़ेगा ना, कुछ कानून लाना पड़ेगा। वो ना कानून लाया कैसे जाता है, इस प्रॉब्लम को सल्यूशन देने के लिए है ना हमारे पास आता है लॉ, जो कानून हमें और आपको फॉलो करना पड़ता है इस कंट्री में रहते हुए। ये कानून कहाँ दिया हुआ है, जैसे आपने देखा है, आई थिंक सिविक्स में देखा होगा, 6th 7th 8th क्लास में सोशल स्टडीज़ में एक सिविक्स करके सब्जेक्ट हुआ करता था हमारे टाइम पे, अभी भी आई होप है। यस, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी पहला प्रियम्बल है, ये प्रस्तावना है। आपने पार्लियामेंट देखा है, देखा ना, पार्लियामेंट हाउस देखा, भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, हमारे पास मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राइट। लोकसभा इज लोक इज पीपल, सो हाउस ऑफ पीपल इज लोकसभा। क्या मेरे बेटे, हाउस ऑफ पीपल इज लोकसभा। और राज्यसभा सुना है ना अपन ने, राज्य क्या है, स्टेट है, तो हाउस ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ स्टेट्स इज राज्यसभा। लर्न करना आसान है अगर लॉजिक क्लियर होता है, वरना ये समझ नहीं आया हाउस ऑफ पीपल है, हाउस ऑफ स्टेट है, दो ही है, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट है। पीपल लोग है इसलिए लोक अदालत है, सॉरी नॉट नॉट लोक अदालत, लोकसभा है, यस। और पीपल्स कोर्ट होता है, लोक अदालत पीपल कोर्ट है। अब मेरे मुंह से निकल गया तो आई हैव जस्ट स्पोकन अबाउट इट। वैसे फाउंडेशन में आपने ADR ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस हल्का फुल्का पढ़ा है, जिसका हायर वर्जन पढ़ेंगे हम, जब आप यूनिट 1 पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, ये सेशंस जो है ना, इनको आप डेमो लेक्चर्स ऐसे समझ सकते हो टू अंडरस्टैंड कि मैं पढ़ाऊंगी कैसे, बट
डेमो लेक्चर्स मेरे पास सेपरेट अवेलेबल है। यहाँ इन 3 सेशन से मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ। आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा हम एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ रहे हैं, बट वो माय गॉड ये सब्जेक्ट कैसा है, इतनी सारी बातें हम जान जाएंगे, मतलब रियल वर्ल्ड में कैसे एप्लीकेशन होता है वो भी सीख जाएंगे। या दैट्स द एजेंडा ऑफ दीज सेशन। चाहे फिर वो लॉ हो, चाहे वो कुलदीप सर के साथ आपका अकाउंट्स हो, चाहे वो पीयूष सर के साथ आपकी कॉस्टिंग हो, चाहे वो करण सर के साथ आपका DTI DT हो, है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट्स भी आपके पास इस अर्ली बर्ड पावर स्टार्ट में मिलेंगे। बाकी डेमो लेक्चर्स चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको जाकर भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये हमारा प्रियम्बल है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस हर बार ऑलमोस्ट बनता ही है, और ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो यूनिट 1 में, और 2 नंबर का क्वेश्चन जो पहला ही क्वेश्चन था अगर दिसंबर 25 आप उठाते हो वो यहीं से आया हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से हमारा कैसे बनता है लोगों में समझाऊंगी, बट किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रेफर करी जाती है उन वर्ड्स मैंने आपको थोड़ा सा भी रूबरू कराया है। ओके, तो प्रियम्बल क्या है मेरे बेटे, व्हाट इज प्रियम्बल, जो मैंने अभी वर्ड बोला प्रियम्बल क्या है, जो हमारा संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, जो ये रूल बुक, जिस रूल बुक को मद्देनजर रखते हुए आप डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स बनाते हैं ना, जो एक्ट्स हम बोल रहे हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, जैसे हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोला, जैसे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला, जैसे हमने कंपनीज एक्ट 2013 बोला, जैसे हमने फैक्ट्रीज एक्ट बोला, इतने सारे हमने एक्ट्स बोले ना। ये एक्ट्स बन कैसे रहे हैं, ये बनने का प्रोसेस तो आएगा, बट किसको फॉलो करते हुए, जैसे हमारे पास रिपब्लिक डे, हम इंडिपेंडेंट तो हो गए 15 अगस्त 2049, क्या है 1947 हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, बट हम इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी जो रूल्स हमारे लिए ब्रिटिशर्स ने बनाए थे हम उन्हीं को ही फॉलो कर रहे थे, ऐसा फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हो। बट देन आर ओन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस, जिससे हमने रिपब्लिक, जिससे हम गणतंत्र हुए, और वहाँ पर ये प्रियम्बल दिया हुआ है, और वहाँ से रेफरेंस लेते हुए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ द लॉ, लॉ का सोर्स लेना पड़ेगा अपनी मर्जी से। अपन निज भगवान है तो नहीं बोल सकते, हमने जो बोल दिया वही करना पड़ेगा, हम कोई तानाशाही में तो नहीं रहते, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ये जो वर्ड्स आप मेरे से सुन रहे हैं, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, ये सारी चीज़ें हमारे प्रियम्बल में दी हुई है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। Yes, the preamble of the Constitution was adopted by the Constituent Assembly and it reads as follows. क्या लिखा हुआ है? We the people of India, हम कौन? हम भारत के देशवासी, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. क्या मेरे बेटे बोला आपने? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ये हम क्यों बोल रहे हैं कि हम सोवरन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो हमारे देशवासी हैं उनको जस्टिस मिल सके। जस्टिस किस चीज़ की? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिजाइम से लिबर्टी हो सके, अपनी मर्जी से हम कुछ सोच सकते हैं, उसको बता सकते हैं, कोई सा बिलीव रख सकते हैं, कोई सी फेथ फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी वर्शिप कर सकते हैं। वी शुड हैव लिबर्टी टू फॉलो whatever our consciences. yes, इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस रहेगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ज़रूरी नहीं राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। अगर let's say I am some minister, now my son will become minister, that's not how it works. इक्वालिटी सबके पास अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, चाहे वो जॉब्स की हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो। yes, to promote all among them, to promote among them all, सब सारे citizens की और equality, फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। पहले ऐसे था कि लोगों को हमारे को पता है हमारे पास क्लासेस हैं, अलग अलग तरीके के लोग, ब्राह्मण एंड क्षत्रियज एंड वैश्यज एंड शूद्रज। हमारा जो कंट्री है वो ऐसे डिवाइडेड थी, और लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं मिलती थी। ब्राह्मण्स अपने आप का, मतलब ब्राह्मण्स जो है वो कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर ऑफ द सोसाइटी जो है वो बाकी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर रही थी, एंड दैट इज़ वाई ऑल्सो this kind of preamble, this kind of
रूल बुक वॉज रिक्वायर्ड, और इस रूल बुक में ही हमारे पास प्रस्तावना प्रियम्बल दिया गया। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब से मैं क्लास में आपको रूबरू कराती हूँ मेरे बेटे, है ना। और जो मैं बोलती हूँ या कैन चेक द टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल ऑन द चैनल, मतलब जैसे जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, नो एग्जामिशन आती है, बहुत टफ पेपर में वो क्लियर हो जाते हैं, उन सब बच्चों के साथ हम इंटरव्यूज़ करते हैं, है ना। तो जून 2025 का जो अपना रिजल्ट है आप जाके देखिए चैनल पर, अमेजिंग एग्जैक्टली जो आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट, आई हैव टू टेल राइट, मेरे को बताना पड़ेगा कि मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए आपको। यहाँ पे कोई अपनी तारीफों का पुल नहीं खुद बांध रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू दैट यू आर इन सेफ हैंड्स एंड यू शुड वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो, ताकि अंडरस्टैंडिंग मिले कि अच्छा उन बच्चों ने क्या किया जिनके 75 नंबर आ रखे हैं, 72 नंबर आ रखे हैं। मतलब CMA जैसे कोर्स में जहाँ सिलेबस ख़त्म करना एक अपने आप में चैलेंज है, जहाँ पर पास होना अपने आप में चैलेंज है, वो सिलेबस ख़त्म करके, रिवीजन ख़त्म करके अच्छे नंबर एग्जामिशन लेकर आ रहे हैं, डिस्टिंक्शन लेकर आ रहे हैं, right. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, मतलब किस दिन अडॉप्ट हो गया हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आया 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अडॉप्ट कर लिया गया, अनैक्ट कर लिया गया, और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। मेरे साथ एवरीबडी विद मी इन द क्लास, एवरीबडी गाइज, एवरीबडी शुड फोकस राइट नाउ विद मी ऑन द स्क्रीन। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई, गिव मी अ मोमेंट, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, आई ऑडिबल, विजिबल? कुछ मेरी स्क्रीन पे मेरे से कुछ हिल गया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसे ठीक करने की। मेरे साथ आप बने रहिएगा, मुझे क्योंकि दिख नहीं रहा है कि मैं आपको दिख रही हूँ या नहीं। ओके, लेट मी जस्ट फिगर आउट, सो गाइस स्टे विद मी, ओके, स्टे पुट विद मी। ओके, आई एम ट्राइंग टू फिगर दिस आउट। वेरी वेल, चलो, जो हो रहा है ना, बट आई होप आई एम विजिबल, मेरे को छोटी सी दिखाई दे रही हूँ मैं, कोई बात नहीं, चल रही है हमारी सेशन, तो चलते हैं अपन कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो प्रियम्बल है वो बात कर रहा है कि जो हमारे कंट्री के लोग हैं उन्हें सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री देनी है। कैसे? इससे होगा क्या? इंश्योर, इससे सिटीजन्स को जस्टिस मिलेगी, लिबर्टी मिलेगा, फ्रेटर्निटी मिलेगा एंड इक्वालिटी मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था, अनैक्ट कर लिया गया था, और हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान दे दिया था। ठीक है, तो जो बातें हमने इंग्लिश में बोली उनको एक बार हिंदी में प्रोसेस करते हैं और फिर लर्न करेंगे। ओके, संविधान, ओके, गिव मी अ मोमेंट, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। यस भाई, संविधान की प्रियम्बल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल यानी उसकी प्रस्तावना, प्रियम्बल क्या है? प्रस्तावना। संविधान सभा ने, मतलब संविधान सभा कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट से आया, संविधान, संविधान सभा, असेंबली सभा, तो संविधान सभा ने अपनाया था क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने मिलकर ये संकल्प किया है, वी सॉमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। हम क्या चाहते हैं? हमारी कंट्री को क्या चाहते हैं बनाना? हम अपने देश को एक सोवरेन, बोले तो स्वतंत्र, हमको कोई और किसी और को फॉलो नहीं करना है, हमारे को, वी डोंट वांट टू फॉलो एनीबडी एल्स। अगर चले गए अंग्रेज तो जाने दो, हम अपना खुद के कानून बनाएंगे, हम स्वतंत्र हैं। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल,
ओके। सेकुलर बोले तो धर्मनिरपेक्ष, हमारे को यहाँ पर ये नहीं कि हिंदू बड़ा है, कि मुस्लिम बड़ा है, कि सिख बड़ा है, कि ईसाई बड़ा है, कि पारसी बड़ा है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली। सेकुलर भारत में हम रहते हैं। ओके। डेमोक्रेटिक बोले तो लोकतांत्रिक, इट इज बाय द पीपल, जो लोग इलेक्ट करेंगे, वो जिनको इलेक्ट किया जाएगा बाय द पीपल, वो लोग कंट्री को चलाने वाले हैं। रिपब्लिक बोले तो गणतंत्र, गणतंत्र बोले तो ना, जैसे हमने हमने बोला था हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम स्वतंत्र है, वी आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। और अब तो हम रिपब्लिक भी हो गए, हमने खुद के अपने लिए हमने खुद के लिए बना लिए हैं क्या बोल सकते हैं, संविधान बना लिया है, वो तो खैर स्वतंत्र में आ गया। रिपब्लिक को हम ऐसे बोल सकते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट है, कहने का मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट है, ही इज चोजन। राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है, इट इज रिपब्लिक। वी आर नॉट समबडी कि भैया ब्लड लाइन से लाइनें चल रही है, एक राजा था फिर दूसरा राजा था, नहीं, जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो हेड ऑफ स्टेट है, व्हेन यू इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंट का जब तक ओके नहीं आएगा ना, असेंट नहीं आएगा, तब तक कितनी मर्जी कागज बना लो, वो लॉ नहीं बन पाएगा। यस। सो हमने क्या बोला, हम सोवरन है, कहने का मतलब स्वतंत्र है, हम इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर है, जैसे एक फैमिली के अंदर हो, दे आर एवरीबडी कैन गिव देयर ओपिनियन एंड देन सम काइंड ऑफ डिसीजन इज टेकन। इंडिया सेल्फ रिलायंट है एंड इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। फिर सोशलिस्ट बोले तो समाजवादी, हम वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जैसे टैक्सेस कलेक्ट होते हैं तो हमारी कंट्री के लिए यूज़ होता है ना, लाइक ensuring all team members share प्रॉफिट इक्वली, इट इज़ ensuring, इट इज़ एन एनालॉजी, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष है। लोकतांत्रिक बोले तो डेमोक्रेटिक, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड नॉट अपॉइंटेड, है ना। रिपब्लिक जैसे मैंने बताया कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री जो हमारे होते हैं हेड ऑफ स्टेट्स, वो चोजन है, हेरिडिटरी से नहीं आ रहा है, इट इज़ नॉट सम लाइनेज दैट इज़ गोइंग फॉरवर्ड। इसका मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने फैसले स्वयं करता है और यहाँ सभी लोगों को समान अधिकार मिलता है, चाहे उनका धर्म, समाज या विचार अलग हों। यस, हम अपने नागरिकों मतलब सिटीजन्स को ये कुछ मौलिक चीज़ें देने की वादा करते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, क्या देना है हमारे को, जस्टिस देना है, लिबर्टी देनी है, इक्वालिटी देनी है, फ्रेटर्निटी देनी है। यस, व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस इज न्याय। व्हाट इज जस्टिस मेरे बेटे, जस्टिस इज न्याय। हर इंसान को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। हमने क्या बोला, हर एक इंसान को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय मिलेगा, पॉलिटिकल न्याय बनेगा। तो हम सोशल को क्या बोल सकते हैं, सामाजिक, इकोनॉमिक बोले तो आर्थिक, पॉलिटिकल बोले तो राजनीतिक, जस्टिस, न्याय मिलेगा। स्वतंत्र बोले तो स्वतंत्र, वैसे तो स्वतंत्र हमने बोला क्या है, सोवरन है ना, ये बोला ना, स्वतंत्र बोले तो सोवरन बोला है। इस सोवरन जो हमने पॉइंटर बोला है, इससे होगा क्या, जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा, उनको लिबर्टी मिलेगी, है ना। हर एक व्यक्ति, जो भी लोग हैं आपकी कंट्री में, उनकी अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं, अपने अभिप्राय हो सकते हैं, अपने बिलीफ हो सकते हैं, अपनी फेथ हो सकती है, अपने धार्मिक पूजा करने के कोई तरीके हो सकते हैं, उनको उसकी आज़ादी है। Yes, so we said in liberty, thought, expression, belief, faith and worship, हर व्यक्ति को अपने विचार, यस, अपने अभिप्राय, अपने धार्मिक पूजा करने की आज़ादी, लिबर्टी है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों। देन वी हैव इक्वालिटी, बोले तो समानता है, सभी को समान दर्जा और मौका मिलेगा। यस, एंड देन वी हैव फ्रेटर्निटी, जो व्यक्ति की मर्यादा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाएगा। क्या बोल रहे हैं हमें बोल रहे हैं कि भाई साहब, इससे लोग जो डिग्निटी है, इंडिविजुअल लोगों को भी तो रिस्पेक्ट चाहिए ना, और उससे हमारी अखंड रहेंगे, अखंड भारत, यूनिफाइड भारत, यूनिटी रहेगी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बना रहेगा, मजबूत बने रहेंगे हम, कहने का मतलब ये है।
यस, सो व्हाट डिड वी से, वी सेड हमारी कंट्री जो है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जिससे हमारे सिटीजन्स को मिलने क्या वाला है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। हुए बातें याद, ये सारी बातों से एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है, इसलिए इतनी डिटेल में हमारे लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। ये प्रस्तावना कहने का मतलब ये जो प्रियम्बल है वो 26 नवंबर 1949 को आया था, 26 नवंबर 1949 को आया था। कहाँ, हमारे संविधान सभा, संविधान सभा बोले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कहाँ मेरे बेटे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया था। में स्क्रित बोले तो हमने इसको एक्सेप्ट किया, हमने इसको अडॉप्ट किया, यस, और तब से हमने इसे अपने संविधान बना लिया और अपने ऊपर लागू कर लिया। जो बात हमने यहाँ बोली ना, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। तो प्रियम्बल क्या है वो तो हमारे को समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपने मैम कुछ बोलता पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पीपल, ऐसे ऐसे कुछ बातचीत बोली थी। जैसे देखो मेरे बेटे, एक इंसान के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, है ना, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से, जैसे दिल का काम है धड़कना, यस, दिमाग का काम है सोचना धड़कना। तो हम क्या आप शायरी वाली बात में चले गए, बट 10th क्लास में आपने हार्ट पढ़ा है और आपने पता है लब डब होता है, उसका क्या काम है, ब्लड को प्योरीफाई करना है। ऐसे किडनीज का अपना फंक्शन है, पैंक्रियाज का अपना फंक्शन है, स्टमक का अपना फंक्शन है, इंटेस्टाइन का अपना फंक्शन है। ऐसे ही हमारा जो ये पार्लियामेंट है ना, जो ये हमारा बेसिकली हमारा, हम ना फेडरल कंट्री में रहते हैं, जहाँ पर सेंटर भी है और स्टेट भी है, but then center is going to prevail if there is a dispute between center and state। सेंटर भी है और स्टेट भी है, बट सेंटर प्रिवेल करता है अगर डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ऐसे ही हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, उसके अंदर हमारे पास 3 बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी बॉडी। जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो लॉ बनाती है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उन्होंने जो ये लॉ बना लिया उसे इम्प्लीमेंट करती है, और जो जुडिशरी बॉडी है वो इस जो कानून लिखा है उसको इंटरप्रेट करती है। यस, तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। वहाँ पर 3 बॉडीज़ हैं और इन बॉडीज़ का अपना अपना काम है। जैसे हमारे पास हार्ट का, लिवर का, किडनी का अपना अपना काम है, वैसे ही लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है इस लॉ को जो बनाया उसे इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी बॉडी का काम है इन लॉज को बन गया है इसको हमने लगा दिया है, उसको समझाना, उसको इंटरप्रेट करना। तो कैसे बनता है लॉ, है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ। इसके अलावा हमारे पास और सोर्सेज ऑफ लॉ भी है, जैसे हमारे पास कल्चर है, पर्सनल बिलीव्स हैं, पर्सनल लॉज है। जैसे एक ज़माना था जहाँ धर्म के बेसिस पे कानून बनाया जाता था एंशिएंट पीरियड में, ऐसा आपने सीएमए फाउंडेशन पढ़ा है, बट उतनी बातचीत हमारे पास इंटर में नहीं है, उतना बैकग्राउंड, उतना हिस्टोरिकल रेफरेंस हमारे पास इंटर में नहीं है। यहाँ पर हम बातचीत करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ की, कि अगर कोई कस्टम है तो वो कस्टम कैसे वैलिड है, उसको हम कैसे किसी भी चीज़ को हम कस्टम बना लेंगे क्या, उसकी वैलिडिटी क्या, प्रॉपर टेस्ट होता है, यस, किस तरीके से लॉ बनता है। हमारे पास जो लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव के बारे में हमने बात कर रहे हैं, जो लॉ बना रहे हैं, प्राइमरी भी है, सबऑर्डिनेट भी है, इन सब की डिटेलिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम पढ़ेंगे आपकी यूनिट 1 में। बट लॉ बन कैसे रहा है इससे तो आज रूबरू हो ही जाते हैं। बस मेरे बेटे, बस आज का सेशन अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है। जैसे कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का हमने ड्राफ्ट कर लिया। जैसे कोई अपनी पहले एक समय था जब लोग पैदल पैदल जाते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक बंदा आ रहा है, यहाँ से दूसरा आ रहा है तो साइड कर लिया। फिर घोड़े पर जाने लगे, वो भी जीव थे तो समझते थे अगर हम टकराए तो हमें चोट लग जाएगी, तो एक्सीडेंट्स नहीं होते थे। बट देन बुलक कार्ट्स केम एंड देन इवेंचुअली मोटर व्हीकल्स केम, तो एक्सीडेंट्स भी होते थे, भीड़ भी ज़्यादा होने लगी, तो ये प्रॉब्लम्स आने लगी। तो इनका सोल्यूशन निकाला और उसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया। वो ड्राफ्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा, जहाँ हमारे पास ये 3 बॉडीज़
बॉडीज़ है ना जो अपना अपना काम कर रही है। अभी लॉ बन कैसे रहा है, अभी हम मेक कर रहे हैं लॉ, तो हम लेजिस्लेटिव बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बात लिखी ना, बिल बनाया है इसका, ये बिल बना के कि क्या चीज़ फॉलो होनी चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, और इसका पूरा प्रोसेस है। फिर हम पब्लिक के ओपिनियन के लिए रखते हैं, वो हम पढ़ेंगे इवेंचुअली, बट ऑन द फेस ऑफ इट ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसे हमने ड्राफ्ट किया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा, जो बिल बन गया। अब ये बिल दोनों हाउसेस से पास होगा, लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट, यहाँ से पास हो जाएगा। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के पास जाएगा। जब ये ओके दे देंगे तो ये उसके बाद, जैसे इन्होंने ओके दे दिया हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के पास, इन्होंने इनका ओके दे दिया जो बिल बना था, ठीक है। अब ये हमारे गैजेट में लिख दिया जाएगा, गैजेट ऑफ इंडिया में लिख दिया जाएगा, और वहाँ से इसको एक्ट बना दिया जाएगा। जैसे हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट है, जैसे हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जैसे हमारे पास कंपनीज एक्ट है। पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था हमारे ज़माने में, व्हेन आई वाज डूइंग CMA लाइक यू, बट 2013 में यहाँ पे मेजर मॉडिफिकेशन, मतलब छोटी मोटी मॉडिफिकेशन चेंजेस आते हैं ना, तो क्या होता है वही एक्ट रहता है, कंपनीज एक्ट 1956 ही बोला जाता है, बट अमेंडमेंट आ जाती है। जैसे जब मेजर चेंजेस, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने जूते लिए, ठीक है, महंगे जूते थे, A6 के आपने जूते लिए, 10,000 रुपये के जूते आए, और वो थोड़े से जब खराब हो गए तो आप मोची के पास गए, कॉबलर के पास जाकर से ठीक करा के आ गए। फिर लेस खराब हो गए तो उसको धो दिया, नए लेस लगा दिए। ऐसे करते 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 एक समय ऐसा है कि बस अभी जूते जो है बियॉन्ड रिपेयर है, इसको बदलना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जब कोई एक्ट बियॉन्ड रिपेयर, जब कुछ चेंजेस करने होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, प्रॉब्लम थी कि भैया बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, अब चेंजेस करके कर दिए हमने, बट व्हेन चेंजेस केम, ऐसा तो नहीं कि उसके बाद मॉडिफिकेशंस नहीं, उसके बाद भी मॉडिफिकेशन 2014 में, 2017 में, 19 में, तो मॉडिफिकेशंस जब तक हो रहे हैं थोड़े बहुत, देन द एक्ट रिमेन सेम। बट अगर एक नया एक्ट ला रहे हैं तो वापस ये सारी कहानी फॉलो करी जाती है। मज़ा आया ना आपको? ऐसा लगा ना कि अच्छा इतनी सारी बातचीत हम पढ़ने वाले हैं, हमारा पेपर कैसे बनने वाला है, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूँगी, क्या हमारा सिलेबस है, किस तरीके से वेटेज है, कैसे क्वेश्चन पेपर बनता है, क्या हमारा सिलेबस बेसिक बातें बोल रहा है, वो हमने किया है। और भी ज़्यादा बातचीत करेंगे अपने सिलेबस के अंदर, है ना, जिसके डेमो लेक्चर्स चैनल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सेशन में, अब हमें ये तो समझ में आ गया एक्ट कैसे बनता है, नेक्स्ट सेशन में आपको मैं कंपनीज एक्ट जो 40% वेटेज कैरी करता है उसके फाउंडेशंस क्लियर करूँगी। एंड विद दिस, यस, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू सोर्सेज ऑफ लॉ, कि हमारे जो लॉ है वो कैसे अपने आप थोड़ी ना बन गया, है ना। इन सम लीगल सिस्टम्स कोर्ट डिसीजंस आर बाइंडिंग एज लॉज। कभी कभी ऐसा होता है कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, जैसे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस लॉ में बता दिया गया था कि भैया माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड एब इनिशियो, जो वहाँ बोल दिया कोर्ट ने वो लॉ बन गया, वो कानूनी बन गया। On basis of above discussion, 3 major sources of law can be identified, जो अभी तक हमने बातचीत करी। कस्टम कैन बी वन ऑफ द सोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे प्रथा चल रही है उससे लॉ बन गया, बट उस कस्टम की भी वैलिडिटी टेस्ट होता है, जो कि हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। जुडिशियल प्रेसिडेंट, जैसे मैंने बताया मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, 2 लोग लड़ रहे थे, उन लोग की मतलब 2 लोग कोर्ट में लेकर गए, वहाँ पर वो प्रोसेस चलता रहा। जो बंदे ने कोर्ट पे केस किया है, कोर्ट में जिस बंदे ने केस किया, लेट्स से आपने मेरे पे केस किया और आप हैं A और मैं हूँ B, तो A वर्सेस B करके केस जुडिशियल प्रेसिडेंट हो जाएगा जब कोर्ट एक डिसीजन ले लेगा और उसको फिर नेक्स्ट केसेस में उसको रेफरेंस ले लिया जाएगा। दैट्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लॉ। हमने लेजिस्लेशन तो है, जैसे हमने एक्ट के बारे में अभी भी बताया, ये सोर्सेज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए कि किसकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, एंड जस्टिस सिस्टम ऑफ आवर स्टेट ऑल्सो। Each of these sources contribute uniquely to the development and operation of law। है तो हमें समझ में आ गया। कस्टम जैसे कि ट्राइबल मैरिज प्रैक्टिस, ऐसे होती है शादी, है ना, तो कस्टम से लॉ बन जाएगा। जैसे मुस्लिम एक्ट है, हिंदू एक्ट है, खैर वो पर्सनल लॉज का भी हम रेफरेंस लेंगे, बट देन कस्टम्स ऑल्सो कम इनटू पिक्चर। ट्रेड कस्टम्स लाइक हैंड शेक डील्स हो गई, वादा हो गया, अभी रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बट ओरली तो हो गया,
ये जुडिशियल प्रेसिडेंट जैसे हमारे पास प्रिवेसी राइट्स इन इंडिया है, सेल्फ डिफेंस रूल्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास प्रेसिडेंट, मैंने आपको मोरी वर्सेस धर्मोदास घोष बताया। गाइस, हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 गाइस, देयर वाज समथिंग प्रॉब्लम है ना, कुछ सेकंड्स के लिए कुछ प्रॉब्लम हुई थी, बट आई होप एवरीथिंग इज फाइन नाउ। यस, तो हमारे पास ये जुडिशियल प्रेसिडेंस जो कोर्ट ने बोला उसको रेफरेंस लेंगे अगर सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो। एंड देन वी हैव लेजिस्लेशन, जैसे हमारे पास एक्ट्स है, हर एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है क्रिएट करने में, एनफोर्स करने में कानून को, लॉ को, दैट रिफ्लेक्ट सोसाइटीज ट्रेडिशन, जिसको हम कस्टम बोलते हैं। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, बोले तो प्रेसिडेंट अच्छा इस केस में ऐसे हुआ तो फिर हम उसी को फॉलो कर लेंगे। बट ये बात ध्यान रखेंगे ना, और हम पढ़ेंगे इस बारे में। मैं अभी थोड़ी सी बातचीत कर रही हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट आ गया तो मैं इसका रेफरेंस दे रही हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट जो बोलते हैं ना, बाकी सबको फॉलो करना पड़ता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने पहले ए बोला था सिमिलर सिचुएशन में, बट अब वो बी बोल रहा है, तो देन बी इज गोइंग टू बी फॉलोड। तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है, एपेक्स कोर्ट है, उसके नीचे हमारे पास हाई कोर्ट आते हैं, देन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, जिसके बारे में आप फाउंडेशन में पढ़ कर आए हैं। यस, एंड एड्रेस इवॉल्विंग नीड्स, जैसे हमारे पास लेजिस्लेशन आ गया, प्रॉब्लम आई क्राइम से रिलेटेड तो हम साइबर क्राइम से रिलेटेड तो साइबर क्राइम आ गया, या आईटी एक्ट में हमारे पास मॉडिफिकेशंस हो गए। जैसे हमारे पास कंपनीज एक्ट की चेंज की रिक्वायरमेंट थी तो वैसे लेजिस्लेशन आ गया, राइट। तो हमारे पास ये सोर्सेज ऑफ लॉ है। एंड विद दिस आई विल कॉल दिस डे एंड ऑफ, यस, विल कॉल इट अ डे। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन एंड कैसे पेपर बनता है। बाकी नेक्स्ट सेशन में, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपके साथ कंपनीज एक्ट के फाउंडेशन करूँगी। यस, आपके पास शेड्यूल ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया हुआ है, और आपने कल मेरे साथ जो हम लोगों के साथ अपने लाइव सेशन करे था नो, वे वी इंट्रोड्यूस यू टू अर्ली बर्ड पावर स्टार्ट, वहाँ मैंने हमने आपको पूरा सिलेबस, पूरा स्केड्यूल बताया था, ठीक है। वी आर गोइंग टू फॉलो दैट। बाकी अच्छे से पढ़िए, अगर ये सेशन मज़ा आया तो चमका लिख दीजिए चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में चमका मांगता मुझे सब बच्चों से। ओके, ऑल ऑफ यू हैव टू राइट चमका इन द कमेंट बॉक्स। और ये वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर करना जो आपके साथ जून 26 में ये CM में इंटरव्यू 1 देने वाला है। ओके, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, वेटिंग फॉर योर चमकाज इन द कमेंट बॉक्स, एंड वी आर गोइंग टू सी यू अगेन in your business laws and ethics session where we talk about Companies Act ka basics. Bye bye for now. This is your mentor CM Disha Dua signing off for today. Love you all.